आप हमको आप कच्चा, अरे आपको पता ही नहीं कुछ भी, अरे आपको कुछ पता नहीं है भाई, आपका कोई रिसर्च ही नहीं है भाई साहब। चाहता हूँ कि यू हर्ड ऑफ बेत्सलेम? फॉरगेट अबाउट आशुतोष भाई, हम मानेंगे। अरे आशुतोष भाई आप मुझे बताइए, नंबर वन, डू यू नो व्हाट एन अपार्थाइड स्टेट इज? इट इज अ डिक्लेयर्ड जूइश स्टेट वेयर द नॉन जूज आर सेकंड क्लास सिटीजन। अभी की बात नहीं है, जब से ये बना है। बेत्सलेम इज ए जूइश इजरायली ऑर्गेनाइजेशन, और बेत्सलेम और एमनेस्टी इंटरनेशनल दोनों ने बोला है कि इट इज एन अपार्थाइड स्टेट। जूस के लिए कानून अलग है, नॉन जूस के लिए कानून अलग है। फादर डेस्मंड टुटू का नाम तो आपने सुना होगा, नोबेल प्राइज विनर है। उसने बोला कि हमारे वहां सड़कें और व्हाइट्स और ब्लैक्स के लिए अलग। हाँ नहीं, इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक स्टेट। ये आपकी गलतफहमी है, आपकी गलतफहमी है, आपकी गलतफहमी है इसको। नहीं, आपको बुनियादी पता नहीं, आपको बुनियादी पता नहीं है। ये 24 घंटे का रिसर्च से नहीं होता। मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं, आपको ज्यादा पता नहीं है इस इशू के बारे में। तो आप अगर पूरा इतिहास मेरे से ज्यादा समझ लेते हैं आज, मैं आपका क्लास ले लूंगा आपके दर्शकों के लिए, तब आप समझ पाएंगे। आशुतोष, I'm sorry, but there is no preparation out here. What? There is no preparation at all. नहीं, I've attended far better shows where people know what they're talking about. First allow Firoz to put his thing, क्या है क्या नहीं, फिर मुद्दा वाइज बात करते हैं। आप उनको बोलने नहीं दे रहे हो। फिरोज भाई को बोलने दो ना, पहले सुनिए कि उनको क्या बोलना है और उनका क्या रिसर्च है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट लेट अस लिसन व्हाट फिरोज इज सेइंग। बोलिए फिरोज भाई। ओके, इनफैक्ट इट इज बेटर वी गो इनटू हिस्ट्री, क्योंकि ये 2 मिनट के ये जो गोदी मीडिया वाले चैनल है, उस तक प्रकार से हमको बात नहीं करनी। ये हमारा मीडिया है, तो पहले तो इसका इतिहास समझ ले। और मैं इतिहास में इटली जाऊंगा 1850 की तरफ। जो ब्रिटिश एम्पायर में जो प्रोटेस्टेंट इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी के 2 प्रमुख नेता थे, लॉर्ड शैफ्टिसबरी और लॉर्ड पामेस्टन। और ब्रिटिश एम्पायर में ये जो प्रोटेस्टेंट लॉबी थी, एक तो उनके जो धार्मिक हेतु है और उनके जो स्ट्रेटेजिक हेतु है, ये दोनों का सवाल था। और धार्मिक हेतु ये थे कि व्हाई इजंट जीसस कमिंग बैक? ये जो दूसरा कमिंग बैक है जीसस का, द सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट, कब होगा, कैसे होगा? तब उन्होंने कहा कि ये तभी होगा जब जूस को वापस कुछ बिब्लिकल प्रोफेसीज है जो अमल में लाने पड़ेंगे, हमको लाने पड़ेंगे, और उसी बुनियाद पे जीसस आएंगे। इसको बोलते हैं क्रिश्चियन जायनिज्म, जो इस देश में मेरे जैसे 1-2 लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। क्रिश्चियन जायनिज्म पता नहीं था, सिर्फ जूइश जायनिज्म की बात होती थी। नाउ व्हाट इज जूइश जायनिज्म? Jewish Zionism is essentially the national movement of a minority of European Ashkenazi Jews to create a homeland in Palestine, very specifically Palestine, not Uruguay, not some place in Africa, nowhere else, specifically Palestine. तो Jewish Zionism डेवलप होती है, और 1885 में वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होती है बेसल इन स्विट्जरलैंड, और वहां वो तय होता है कि हम लोग अपना एक राष्ट्र बनाएंगे, पैलेस्टाइन में बनाएंगे। और पैलेस्टाइन में ऑलरेडी एक आबादी जीती है, कोई खाली जगह थी नहीं कि आपने जाके अपना घर बार वहां बसा लिया। ओके, बाद में क्या हुआ कि क्योंकि यूरोप में ये बात सही है कि जूज वर विक्टिमाइज्ड बाय द यूरोपियन पीपल, स्पेशली बाय द चर्चेस, चाहे वो कैथलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो, जूस के बहुत बुरे हाल हुए अनडाउटेडली, और मैं उनका समर्थक हूं। बिकॉज अभी के भी युद्ध में बोथ मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड जूस इन पैलेस्टाइन आर ऑल विक्टिम्स। आप फिलिस्तीन को आजादी दोगे तो फिलिस्तीन लिबरेट हो जाएगा, और आप भी खुद लिबरेट हो जाओगे। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, मगर उसमें मैं बात आता हूं। उसके बाद क्या होता है कि ईस्टर्न यूरोप में, पोलैंड, रशिया में एंटी जूइश पोग्राम्स होते हैं, और वो पूरी आबादी वेस्टर्न यूरोप, फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ शिफ्ट होती है। 1905 में लंदन में दंगे होते कि अभी जूस हमको चाहिए नहीं। तो जो जूइश लीडरशिप है, जो जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जूइश लीडरशिप है, वो एक प्रस्ताव देते ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन सबसे बड़ा इंपीरियल पावर था, अमेरिका वो टाइम पर नहीं था, ब्रिटेन वाज द बिग पावर ऑफ द वर्ल्ड, कि हम सभी जूस को यहां से लेके जाएंगे, हमको ये पैलेस्टाइन देना होगा। और उसी के बाद 1914 और 17 में एक विश्व युद्ध होता है, आपको पता है, और जिसमें रॉथशील्ड फैमिली, जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अगुवाई अभी भी कर रहा है, वो रॉथशील्ड फैमिली ब्रिटिश एम्पायर को फंडिंग देती है, और उसमें से बहुत सारे लेन देन होते हैं। मगर 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट जारी करती है जिसको बोलते हैं बाल्फोर डिक्लेरेशन। लॉर्ड बाल्फोर ने उसको साइन किया था, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर थे, और उन्होंने एक लिखित लेटर दिया लॉर्ड रॉथशील्ड को कि योर मैजेस्टीज गवर्नमेंट विल क्रिएट ए जूइश होमलैंड इन पैलेस्टाइन। तो ब्रिटिश एम्पायर ने वो जमीन
दे दी जूस को, बिना किसी मूल निवासी को पीछे हुए कि भाई आपका घर हम लोग और किसी को दे रहे हैं, आपका जाने का टाइम आ गया है। तो 1917 से बड़े पैमाने पे माइग्रेशन शुरू होता है। उसके पहले लगभग 2-3% आबादी जूस की थी, क्योंकि पैलेस्टाइन में कोई एक धर्म के लोग नहीं है, वहां जूस, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स पहले से साथ में रहते थे। ये उनकी पुरानी परंपरा है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए वहां चर्चेज है, सिनेगॉग्स है, टेम्पल्स है, सब कुछ है वहां, मस्जिद है, सब कुछ है वहां। नाउ द पॉइंट कम्स इन 47, 48, और उसके पहले 1939 में हिटलर पावर में आते हैं। 1930s में ऑलरेडी एक नाजीज की मूवमेंट जर्मनी शुरू हो जाती, जो टारगेट करते हैं जूस को। और बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के हमको पता है कि बड़े पैमाने पे हॉलोकॉस्ट हुआ, जूस का कंसंट्रेशन कैंप से लेकर उनका जो गैस चेंबर्स में वो जो हुआ उनके साथ। और उसके बाद क्या होता है आशुतोष भाई, जूस का जो बर्बादी होता है इन यूरोप, उसका सॉल्यूशन क्या था? उसके पहले आप मार्क करो, क्या जूस के पास कोई जगह नहीं थी? जी, जब सोवियत यूनियन बना तब लेनिन ने उनको एक बड़ा ऑटोनोमस रीजन दिया सोवियत यूनियन में, कॉल बीरोबिजान। ये किसी को पता ही नहीं है। बीरोबिजान इज द साइज ऑफ स्विट्जरलैंड। वो स्विट्जरलैंड जैसी जगह में जूस को लेनिन ने एक सेफ जगह दे दी थी, वो जी सकते थे वहां। उसके बाद यूरोप का क्या सॉल्यूशन था? जर्मनी का नाजीज खत्म हो गया था। आपने उसके बाद क्या करना चाहता? आपको जूस को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जो बड़ी जगह है जहां जमीन की जमीन पड़ी है, वहां उनको बड़े पैमाने पे बसा देते। मगर क्या किया इन्होंने? 20,000 वीजा अमेरिका देगा, 10,000 वीजा ऑस्ट्रेलिया देगा, 5,000 वीजा कनाडा देगा। उन्होंने वहां के दरवाजे बंद कर दिए और उन्होंने बोला हमारे देशों में तो आपको नहीं लेने वाले, आपको भर भर के हम भेजेंगे पैलेस्टाइन में। पैलेस्टाइन में एक आबादी थी, और वो होते होते 20-30 साल में 1917 से 48 तक वो जो 4-5% आबादी थी वो हो गई 1/3 ऑल ऑफ सडन। दूसरा था कि यूरोपियन जो जूस थे, अमेरिकन जूस थे, उन्होंने एक फंड खड़ा किया, जूश नेशनल फंड, जो वहां के किसानों से वो लोग जमीन खरीदना उन्होंने शुरू किया। इतना पैसा डालने के बाद भी 7 से 10% जमीन वो लोग अपने हाथ में ले नहीं पाए। ठीक है, बाद में वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ कि अमेरिका, सोवियत यूनियन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 4 सुपर पावर बन गए दुनिया के। हम जैसे देश तब नए तरीके से आजाद होने लगे। और आपको शायद आपको पता है कि कौन से देश ने इजराइल के लिए वोटिंग की पहले यूनाइटेड नेशंस में? आप हैरान हो जाओगे। पहला वोट आया सोवियत यूनियन का, उसके बाद भारत आया अमेरिका का। तो जो बड़े ताकतवर देश थे, उन्होंने तो इजराइल को बनाने में एक बड़ा रोल प्ले किया। फिलिस्तीन की आबादी 15 लाख की, ठीक है, और बाकी के जो अरब देश है उसी टाइम पे वो फ्रांस और ब्रिटेन से आजादी ले रहे थे, उनकी औकात ही नहीं थी लड़ने की। जॉर्डन की आर्मी का जनरल भी कोई ब्रिटिशर था। आपको तो पता है कि वाइसरॉय कौन पाकिस्तान और इंडिया में भी क्या हालात थे वो टाइम पे। उसके बावजूद भारत ने एक पोजीशन लिया। हम कहा कि हम धर्म के आधार पर किसी देश को बांटना नहीं चाहते, क्योंकि उसी टाइम पे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा टू नेशन थ्योरी के आधार पर कि 2 धर्म के लोग एक साथ नहीं जा सकते, तो ब्रिटेन ने यहां बंटवारा का काम किया। हमारे महासभा या कांग्रेस भी बोलो, बहुत सारे विफलता रही। मैं तो मानता हूं कि आजादी आंदोलन की हमारी बहुत बड़ी विफलता रही, जब हम लोग का बंटवारा हुआ, और आज तक पूरा साउथ एशिया को झेल रहा है। ये मुद्दा गया यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस में एक कमेटी बनी कि इसका बंटवारा कैसे किया जाए। जो फिलिस्तीनी आबादी थी उनका बोलना था कि इसको बांटो मत, अभी आप आ चुके हो, हम एक साथ रहेंगे, वी विल स्टे इन वन डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, जिसमें आपका सेम अधिकार, हमारा सेम अधिकार, इक्वल अधिकार की बात थी, इन वन स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। ठीक है, जूस ने इसको बात को मानी। यूनाइटेड नेशंस की कमेटी ने बताया क्या किया, जिसकी 1/3 आबादी थी आपने उसको 56% जमीन दे दी, जिसकी 67 to 70% आबादी थी आपने उसको 44% जमीन दे दी, और वो भी आपने जूस को वो जमीन दे दी जो वहां का खेती, वहां की नदियां, वो सब आपने दे दिया। तो ये तो टोटली अनफेयर था। और उसमें जो काउंट फोक बर्नार्ड, वो जो इस कमेटी के हेड थे, उन्होंने तो समझ में आ गई थी यूनाइटेड नेशन से एक बड़ी गलती हुई, पाप हुआ है, और वो उस रिपोर्ट को वापस लेने वाले थे। जूइश आतंकवादियों ने, और मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं इस्लामिक आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी, सिख आतंकवादी, क्रिश्चियन आतंकवादी, जूइश आइडेंटिटी, मैं सबकी बात करता हूं। धर्म, हिंसा और आतंकवाद का एक रिश्ता है, उनमें से मैं बोलने वाला हूं। मैं किसी से डरता नहीं, कोई भी धार्मिक आतंकवादी से मैं डर नहीं डर, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मसला है ये पूरे इश्यू को लेकर। उसके बाद क्या होता है आशुतोष भाई, कि 1948 में एक जंग होती है, ये आप याद करें, ये
जो यूरोपियन आर्मी में भी थी, उनके पास एडवांस ट्रेनिंग थी, एडवांस वेपन्स थे। उसके एडवांस वेपन्स तो चेकोस्लोवाकिया से ज्यादा आए, और बाद में इंटरनेशनल जूइश फंडिंग, यूरोपियन ट्रेन सोल्जर्स, एडवांस वेपन्स, और ये पैलेस्टाइन एक